लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से राजा टोडरमल की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यूं तो अकबर का दरबार विद्या और कला, नीतिज्ञता और कार्यकुशलता का भंडार था, पर इतिहास के पन्नों पर टोडरमल का नाम जिस आब ताब के साथ चमका, राज्य प्रबंध और शासन नीति में जो स्मरणीय कार्य उसके नाम से संयुक्त हैं, वो उसके समकालीनों में से किसी को प्राप्त नहीं। खान खाना, खान जमा और खान आजम की प्रलयंकारी तलवारें जिन्होंने अकबरी दुनिया में धूम मचा रखी थी, पर वो बिजलियां थीं कि अचानक कौंधी और फिर आंखों से ओझल हो गई। अबुल फजल और फैजी के अनुसंधान और गहरी खोजें थीं कि जिज्ञासु जन चाहें तो आज भी उससे अपनी ज्ञान परिधि का विस्तार कर सकते हैं, परंतु टोडरमल की यादगार वो शासन व्यवस्थाएं और विधान हैं जो सभ्यता और संस्कृति की इतनी प्रगति के बाद भी आज तक गौरव की दृष्टि से देखे और श्रद्धा के साथ बढ़ते जाते हैं। न काल की प्रगति उन्हें छूने का साहस कर सकी और न शासन प्रणाली के अदल बदल। टोडरमल जाति का खत्री और गोत्र का टंडन था। उसके जन्मस्थान के विषय में मतभेद है, पर एशियाटिक सोसाइटी की नई खोजों ने निश्चित कर दिया है कि अवध प्रदेश के लाहरपुर ग्राम को उसकी जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। माँ बाप निर्धनता के कारण कष्ट से दिन बिता रहे थे। उस पर यह विपत्ति और पड़ी कि अभी टोडरमल के हाथ पांव संभलने न पाए थे कि बाप का साया भी सिर से उठ गया और विधवा माता ने न मालूम किन कठिनाइयों से इस होनहार बच्चे को पाला। पर भगवान की लीला को देखिए कि यही अनाथ और असहाय बालक सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री हुआ, जिसकी लेखनी की सत्ता सारे भारतवर्ष में व्याप्त थी। दुनिया में बहुत कम ऐसी माताएं होंगी जिनके लड़के ऐसे सपूत होंगे, और कम ही किसी संत महात्मा का आशीर्वाद ईश्वर के दरबार में इस प्रकार स्वीकृत हुआ होगा। उस जमाने में जबकि शिक्षा ऊंची श्रेणी वालों तक ही सीमित थी और आज की शिक्षा संबंधी सुविधाओं का नाम भी न था, इस निर्धन बालक की पढ़ाई लिखाई क्या हो सकती थी। हाँ, वो स्वभावतः तीक्ष्ण बुद्धि, परिश्रमी और ढंग से काम करने वाला था, और ये अभ्यास वय के साथ साथ दृढ़ होते गए। अभी वयस्क भी न होने पाया था कि जीविकोपार्जन की आवश्यकता ने घर से बाहर निकाला। शेर शाह सूरी उन दिनों भारत का भाग्य विधाता हो रहा था और उसका मंत्री मुजफ्फर खां जमीन का बंदोबस्त करने में व्यस्त था। उसकी सरकार में साधारण क्लर्क का काम करने लगा, पर नैसर्गिक प्रतिभा और सहज गुण कब छिपे रहते हैं। अपनी कार्यकुशलता और श्रमशीलता की बदौलत आगे आगे रहने लगा और दफ्तर के अनेक विभाग उसके अधीन हो गए। चूंकि आरंभ से ही उसको पुस्तकाध्ययन और नई नई बातों के जानने का शौक था, बहुत जल्द दफ्तर के कामकाज और सारी बातों का पूरा जानकार हो गया। इस बीच जमाने ने करवट बदली और सूरी वंश का ह्रास हुआ और हुमायूं का भाग्य जागा, पर वो भी कुछ दिनों में स्वर्ग को सिधारा और अकबर ने राजमुकुट सिर पर धरा। वो आदमी का परखने वाला था, एक ही निगाह में ताड़ गया कि ये नौजवान मुंशी एक दिन जरूर नाम करेगा। उसे अपनी सरकार में ले लिया और दरबार में रहने का हुक्म दिया। पर अकबर का दरबार वो उद्यान न था जहां कोई निरा सिपाही या निरा मुंशी यश और सम्मान के फूल चुन सकता। टोडरमल अब तक कलम के जौहर दिखाता रहा, पर सन 1565 ईस्वी में आवश्यकता हुई कि वो ये दिखाए कि मैं किस रग पट्टे और दमखम का सिपाही हूं। उन दिनों हुसैन कुली खां खाजमा ने फसाद पर कमर बांधी थी। वो अपने समय का बड़ा ही रणकुशल पराक्रमी योद्धा था और कितने ही मार्कों में अपने साहस तथा वीरता का प्रमाण दे चुका था। खुद तो बिहार और जौनपुर के सूबे दबाए बैठा था और अपने छोटे भाई बहादुर खां को, जो वीरता और साहस में उसी का जोड़ी था, अवध की ओर रवाना किया था। अकबर ने मीर मुइज्जुल मुल्क को भेजा कि बहादुर खां को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करे, पर उससे कोई काम न बनते देख टोडरमल को भेजा कि विकृत मस्तिष्क नमक हरामों को चेतावनी दे दे और इससे काम न निकले तो कान उमेट कर अक्ल ठिकाने कर दे। टोडरमल तुरंत इस मुहिम पर रवाना हुआ, पर मुकाबला ऐसा करारा था और मीर मुइज्जुल मुल्क, जिसके नाम सेनापतित्व था, ऐसा कच्चा सिपाही था कि शाही फौज को पीछे हटते ही बना। हाँ, धन्य है टोडरमल को कि मैदान से न टला
और इस हार में भी मानो उसकी जीत ही रही। अकबर ने पहली बार परीक्षा ली थी, उसमें पूरा उतरा। फिर तो उसकी लेखनी की तरह उसकी तलवार भी सर्राटे भरने लगी। जिस मुहिम पर जाता, विजय लक्ष्मी उसके गले में जयमाल डालती। चित्तौड़, रणथंभौर और सूरत की विजयों में उसने अपना लोहा मनवा दिया और अपने समय के प्रौढ़ सम्मानित सेना नायकों में गिना जाने लगा। पर सबसे बड़ी मुहिम, जिसने उसकी वीरता का सिक्का बिठा दिया और जिसमें उसने अपने जीवन के 7 साल लगा दिए, बंगाल की चढ़ाई थी। खाजमा ने सन 1567 ईस्वी में अपनी करनी का फल पाया और मुनईम खान खाना उसकी जगह सेनापति बनाया गया। पर कुछ तो वो स्वभाव से ही शांतिप्रिय था और कुछ बंगाल के अफगान युद्ध ने तूल खींचा। अंत को शाही फौज के लोग 8वें पहर की दौड़ धूप से ऊब गए, जी चुराने लगे। अकबर को इन सब बातों की गुप्त सूचना मिलती रहती थी। सोचा कि किसी ऐसे दृढ़चित्त और अनुशासनविद व्यक्ति को बंगाल में भेजें जो सारी सेना को अनुशासन के शिकंजे में कसकर उसकी नसें ढीली कर दे। ऐसा आदमी टोडरमल के सिवा और कोई दिखाई न दिया। अतः राजा कुछ नामी योद्धाओं के साथ बंगाल को रवाना हुआ। बंगाल में राजा टोडरमल ने वो काम किए जिनसे इतिहास के पन्ने सदा चमकते रहेंगे। ये उसी की बुद्धि विलक्षणता थी जिसने सारे बंगाल में अकबर की दुहाई फिरवा दी। उसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे में तेगा। काम की भीड़ से दम मारने की फुर्सत नहीं। कहीं तो वो तलवार में जौहर दिखाता है, कहीं कागजी घोड़े दौड़ाता है। रण में जहां अड़ जाता वहां से हटना नहीं जानता। सिपाहियों को ऐसा बढ़ाता, ऐसा ललकारता है कि हारी हुई लड़ाई जीत लेता है। ये उसी का दिल है कि तुर्क व तातारी सिपाहियों को धोखा देना जिनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, कहीं मित्रोचित चेतावनी से, कहीं डरावे से, कहीं लालच से काबू में रखता है। उसकी सतत विजय ने पठानों के छक्के छुड़ा दिए। दाऊद खां आखिरी बार अपने दिल के अरमान निकालकर कत्ल हुआ। बंगाल सूबे पर अकबरी पताका फहराने लगी और टोडरमल विजय की दुदुम भी बजाता यश के घोड़े पर सवार राजधानी को लौटा और यथापूर्व मंत्रित्व के काम करने लगा। मौत भिदुद्दौला की उपाधि पाई और विद्या से और भी मान सम्मान का अधिकारी हुआ। इसी बीच खबर मिली कि वजीर खां की गुस्ताखी से गुजरात में गड़बड़ मच रही है। फौरन टोडरमल को हुक्म हुआ कि जाकर वहां की स्थिति को सुधारे। राजा साहब रवाना हुए और वहां पहुंचकर माल महकमे आदि की जांच करने लगे। इतने ही में ये गुल खिला कि गुजरात के कुछ फसादियों ने बगावत मचा दी। वजीर खां की हिम्मत छूट गई। किला बंद हो गया और साथ ही दूत दौड़ाए कि भागा भागा टोडरमल को खबर करे। राजा भला ऐसी खतरे और परेशानी की खबर सुनकर कब एक क्षण का विलंब सहन कर सकता था। तुरंत बागियों पर धावा किया। वजीर खां को मर्द बनाकर किले के बाहर निकाला और दुश्मनों को दोलका के तंग मैदान में जा लिया। वहां खूब घमासान की लड़ाई हुई। शत्रुपक्ष की नीयत थी कि राजा को ठिकाने लगाए। पहले ही घात लगाए बैठा था, परंतु राजा की सिंह सुलभ ललकार और वज्रघातनी तलवार ने उसका सब ताना बाना तोड़ डाला। वो मुहिम मारकर यशोमंडित राजधानी को लौटा और दूना मान सम्मान प्राप्त किया। पर वो समय ही कुछ ऐसा घटनापूर्ण था और सच्चे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों का कुछ ऐसा टोटा था कि टोडरमल जैसे उत्साही कार्यकुशल सेवक को चैन से बैठना संभव न था। गुजरात से आया ही था कि बंगाल में फिर जोर शोर से आंधी उठी, पर इस बार उसका रंग कुछ और ही था। सेना और सरदार सेनापति से बागी हो गए थे। अकबर ने टोडरमल को रवाना किया और उसने इस विप्लव को ऐसी चतुराई और सुंदर युक्तियों से ठंडा किया कि किसी को कानो कान खबर न हुई, नहीं तो दुश्मन कब सिर उठाने से बाज रहता। राजा से ईर्ष्या द्वेष रखने वाले कुछ पामरों ने घात लगाई कि सेना के निरीक्षण के समय राजा का काम तमाम कर दें, पर वो एक ही सयाना था, ऐसों के पंजे में कब आ सकता था। साफ निकल गया। 1582 ईस्वी में आगरे को लौटा। अपनी सच्ची स्वामी भक्ति और सेवाओं के कारण राज्य का दीवाने बुल अथवा अर्थमंत्री बना दिया गया और 22 सूबों पर उसकी कलम दौड़ने लगी। इस समय से मृत्युकाल तक टोडरमल को अपनी कलम का जौहर और राज्य प्रबंध विषयक प्रतिभा के चमत्कार दिखाने का खूब मौका मिला। केवल एक बार यूसुफजइयों की मुहिम में राजा मानसिंह की सहायता को जाना पड़ा था। यद्यपि राजा बहुत ही साधु स्वभाव और शुद्ध निश्चल हृदय का व्यक्ति था, फिर भी 1589 ईस्वी में
किसी दुश्मन ने उस पर तलवार चलाई। सौभाग्यवश वो तो बाल बाल बच गया, पर उसका फल एक अभागे खत्री बच्चे को भुगतना पड़ा। गहरा संदेह है कि ये किसी द्वेष रखने वाले सरदार या अधिकारी का इशारा था, पर संभवतः ये हमला मौत का ही था, क्योंकि इस घटना के थोड़े ही दिन बाद राजा को इस लोक से विदा हो जाना पड़ा। निर्दयी ने दूसरा हमला ज्वर के रूप में किया और अब की जान लेकर ही छोड़ा। ऐतिहासिकों ने टोडरमल पर खूब आलोचना प्रत्यालोचना की है, पर जिन लोगों को उससे अत्यधिक मतभेद है वो भी उसका भला ही मनाते हैं। अकबर के समस्त बड़े अधिकारियों और सरदारों में वो सबसे अधिक सच्चा और विश्वासी शुभचिंतक था। उसके सिवा और कोई मंत्री सूबेदार आदि ऐसा न था जिसने दगा देने और नमक हरामी का धब्बा अपने ऊपर न लगाया हो। वही एक पुरुष है जिसकी नेकनामी की चादर बगले के पर की तरह स्वच्छ है। राग द्वेष युक्त ऐतिहासिकों ने उस पर धब्बे लगाने की कोशिश जरूर की, पर विफल रहे। टोडरमल की कारगुजारियों को बयान करना अकबर के राज्यकाल का इतिहास लिखना है। ऐसा कौन सा विभाग था, दीवानी, माल या सेना, जिस पर टोडरमल की कार्यकुशलता और प्रबंध पटुता की मुहर न लगी हो। शाही लश्कर पहले कोसों में उतरा करता था। हाथी खाना कुछ यहाँ है तो कुछ वहां। तोप खाने का एक हिस्सा इस सिरे पर है तो दूसरा उस सिरे पर। सारांश बड़ी अस्त व्यस्तता रहा करती थी। टोडरमल की नियम प्रिय प्रकृति ने पैदल सवार, तोपखाना, रसद, बाजार, लश्कर आदि के उतारने के लिए व्यवस्थाएं निकाली। इसी सिलसिले में आईने दाग अर्थात घोड़े पर दाग लगाने के नियम की चर्चा भी आवश्यक मालूम होती है। पहले स्थायी सेना न रखी जाती थी। सामंतों सरदारों को जागीरें मिल जाया करती थी और उनको हुक्म था कि जब आज्ञा हो अपनी नियत सेना के साथ दरबार में हाजिर हुआ करें। सरदार इसमें दाव पेच निकालकर जेब भरते। हाजिरी और जांच के समय घोड़ों की नियत संख्या इधर उधर से मांग जांच कर दिखा देते। जब ये बला सिर से टल जाती तो फिर वही ढर्रा पकड़ लेते। टोडरमल ने इसका भी प्रतिकार किया कि जांच के समय घोड़ों पर दाग लगा दिया जाता, जिसमें धोखेबाजी का कोई मौका न रहे। सिकंदर लोदी के जमाने तक हिंदू लोग आमतौर से फारसी या अरबी न पढ़ते थे। इन्हें म्लेच्छ विद्या कहते थे। टोडरमल ने प्रस्ताव किया कि संपूर्ण भारत साम्राज्य के सब दफ्तर फारसी में हो जाए। पहले तो हिंदू इस योजना से चौंके, पर टोडरमल ने उनके दिलों में ये बात अच्छी तरह बैठा दी कि राजा की भाषा जीविका की कुंजी है। ऊंचे पद, अधिकार और सम्मान चाहते हो तो भाषा को सीख कर पा सकते हो। अकबर ने भी सहारा दिया। योजना चल निकली और कुछ ही साल के अरसे में बहुत से हिंदू फारसीदा हो गए। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि टोडरमल उर्दू भाषा का पूर्व पुरुष है, क्योंकि ये उसी की दूरदर्शिता का फल है कि हिंदुओं में फारसी का चलन हुआ। फारसी शब्द मामूली घरेलू बोलचाल में प्रयुक्त होने लगे और इस प्रकार से रेख्ते से उर्दू की जड़ मजबूत हुई। रेख्ते उर्दू का पहला नाम, जिसका अर्थ है मिली जुली खिचड़ी भाषा, क्योंकि उर्दू भाषा अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी आदि शब्दों की खिचड़ी है। टोडरमल गणना शास्त्र, हिसाब किताब की विद्या में अपने समय का सर्वमान आचार्य था। पहले शाही गणना विभाग बिल्कुल अव्यवस्थित था। कहीं कागजात फारसी में थे, कहीं हिंदी में। टोडरमल ने इस अस्त व्यस्त स्थिति को भी नियम व्यवस्था की श्रृंखला में बांधा। यद्यपि इस संबंध में ख्वाजा शाह मंसूर, मुजफ्फर खां और आसिफ खां ने भी बड़े बड़े काम किए, पर टोडरमल की कीर्ति की चमक दमक के सामने उनका कुछ मूल्य न रहा। बहुत से नक्शे और तालिकाओं के नमूने आईने अकबरी में दर्ज हैं। आज भी उन्हीं की खानापूरी की जाती है। यहाँ तक कि सांकेतिक शब्दावली में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर सबसे महान कार्य जो टोडरमल की यादगार है और जिसने सारे सभ्य जगत में अर्थनीतिज्ञों में उसको विशिष्ट स्थान दे रखा है, उसका मालगुजारी का बंदोबस्त है, जिसको संक्षेप में बता देना विस्तारमय होते हुए भी हम आवश्यक समझते हैं। पहले मालगुजारी का प्रबंध कूते पर था। टोडरमल की सलाह से सारी अधिकृत भूमि की पैमाइश की गई। पहले जरीब रस्सी की होती थी। इससे सूखी और तर जमीन में अंतर पड़ जाता था। इसलिए बांस के टोंटों में लोहे की कड़ियां डालकर जरीबें तैयार की गईं। सारी सूखी और गीली जमीन मय, पहाड़, जंगल, ऊसर, बंजर के नाप डाली गई। कुछ गांवों का परगना, कुछ परगनों की सरकार और कुछ सरकारों का एक सूबा ठहराया गया।
बंदोबस्त 10 साल नियत हुआ, अब 20 साला नियत है। राजस्व का नियम ये बांधा कि बारानी अर्थात ऐसी जमीन में जहां वर्षा के जल से अन्न उत्पन्न होता हो, आधा किसान का और आधा बादशाह का, और सिंचाई वाली जमीन में हर खेत पर चौथाई खर्च और उसकी खरीद बेची की लागत लगाकर अनाज में 1/3 बादशाही, ईख इत्यादि पर जो आला जिन्स कहलाती है, और पानी, निगरानी, कमाई आदि की मेहनत अनाज से ज्यादा खाती है, प्रकार के अनुसार चौथाई, 5वां भाग, 6वां भाग या 7वां हक बादशाही, बाकी हक काश्तकार। आईने अकबरी में इनके नियम जिन्सवार लिखे हैं। यूरोपीय महापुरुषों की तरह टोडरमल ने भी हर काम को निश्चित सिद्धांत और समयों के अनुसार करने की आदत डाल रखी थी। समस्त विभागों के दफ्तर कठपुतली की तरह उसकी उंगली के इशारे पर काम करते थे। अकबर जैसा गुणों की परख करने वाला बादशाह इन गुणों की कद्र न करता, यह असंभव था। इसमें संदेह नहीं कि उसके नियम प्रतिबंधों के कारण बड़े और प्रभावशाली लोग अक्सर दिल में जला करते थे। इसी से अकबर के काल के इतिहास लेखकों ने उसे अभिमानी और घमंडी लिखा है। पर ध्यान रहे कि नियमनिष्ठ लोग अक्सर स्वार्थी जनों की झूठी तोहमतों के शिकार हो जाते हैं। ये टोडरमल की सौम्य वृत्ति और विवेकशीलता ही थी जिससे वह अपनी इज्जत आबरू संभाले रहा, नहीं तो दरबार के प्रभावशाली व्यक्तियों ने तो उसकी बुराई करने में कोई कसर न रखी थी। टोडरमल को घमंडी कहना वस्तु स्थिति पर धूल डालना है। बंगाल में उसने 7 साल तक असी संचालन किया, और यद्यपि सारी सेना उसकी भ्रकुटी के संकेत पर चलती थी, पर उसने कभी सेनापतित्व का दावा न किया। उसने अपने को ऊंचा करना सीखा ही न था, और अकबर जैसा गुण पारखी मालिक उसको न मिल जाता तो किरानी का पद ही उसकी उन्नति का शिखर बनकर रह जाता। इस नम्रता के साथ प्रकृति में स्वाधीनता भी ऐसी थी कि बंगाल में मुनईम खान खाना ने जब दाऊद खां से सुलह भी की तो टोडरमल ने उसका विरोध किया और अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि संधि पत्र पर मुहर तक न की। इसी स्वाधीनता प्रियता को जलन रखने वालों की संकीर्णता ने घमंड और अहंकार का रूप दे दिया। इस स्वातंत्र प्रियता के साथ स्पष्ट भाषिता का गुण भी उसे काफी मिला था। बादशाह के मुंह पर भी सच बात कहने से न चूकता। सैकड़ों लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला दरबार की हवा में आकर नास्तिकता की घोषणा करने लगे थे, पर टोडरमल अंत समय तक कट्टर धर्मनिष्ठ हिंदू बना रहा। जब तक ठाकुर जी की पूजा न कर लेता, अन्न मुंह में न डालता। इससे बढ़कर स्वतंत्र विचार का होने का और क्या प्रमाण हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम, तलवार और त्याग संग्रह में से राजा टोडरमल की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।